हेलो। यस सर। बोलो, लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाए थे? सर एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल सीखना था। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल पढ़ाना था कि हाँ पढ़ा सर। दिए थे? सर आप एक ही लिखवा रहे थे, मतलब फर्स्ट पॉइंट लिखवा रहे थे लेकिन इंटरनेट इशू हो गया था। चलो ठीक। एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लो। लिखना है इसमें, whenever whenever external pressure is applied whenever external pressure is applied whenever external pressure is applied on any point on any point on any point of a fluid on any point of a fluid contained in a container fluid contained in a container fluid contained in a container, it is transmitted it is transmitted it is transmitted equally in all directions. It is transmitted equally in all direction transmitted equally in all direction to each and every point to each and every point to each and every point of the fluid. लिखना, devices like devices like devices like hydraulic lift devices like hydraulic lift, hydraulic brakes, devices like hydraulic lift, hydraulic brakes are based on are based on Pascal's law are based on Pascal's law. इसका थोड़ा वर्किंग समझते हैं। इस तरीके का एक डिवाइस होता है हमारे पास, जिसमें एक जो आर्म होता है उसका एरिया बहुत ही कम होता है। यहाँ पे एक पिस्टन लगा के रखते हैं और इधर भी एक पिस्टन लगा के रखते हैं, और इसके अंदर एक फ्लूइड बंद होता है। तो पास्कल ने बोला था कि अगर कहीं भी प्रेशर चेंज करोगे, किसी भी पॉइंट पे प्रेशर इंट्रोड्यूस करोगे, एक्स्ट्रा प्रेशर, तो दैट प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन टू ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड। तो देखो यहाँ करते क्या है कि अगर इस पिस्टन को फोर्स एफ से प्रेस कर रहे हैं, फोर्स F1 से प्रेस कर रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है। जो भी ये थिन वाला पोर्शन है, इसमें हम क्या करें, फोर्स एफ लगा करके इसको नीचे की तरफ प्रेस करें, ठीक है। तो इस फोर्स के चलते इस पॉइंट पे एक प्रेशर इंट्रोड्यूस होगा। जो भी फोर्स लगाएंगे उसके चलते एक प्रेशर आएगा, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ का एरिया मान लो A1, तो प्रेशर एट पॉइंट 1 कितना हो जाएगा, P1। P1 की वैल्यू होगी F1/A1, जहां A क्रॉस सेक्शन एरिया है .1 का, F1 फोर्स लगा रहे हैं .1 पे, ठीक है। और इस पिस्टन का एरिया A2 है, इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है F। तो अगर प्रेशर देखोगे एट .2, प्रेशर एट .2,
P2 इज इक्वल टू कितना होगा, F2/A2। पॉइंट 1 का प्रेशर हमें पता है F1/A1, पॉइंट 2 का प्रेशर हमें पता है F2/A2। और अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, pressure at point 1 is equal to pressure at point 2। Pressure at point 1 is equal to pressure at point 2, that is P1 is equal to P2। P1 P2 के बराबर हो जाएगा, एंड अगर P1 P2 के बराबर है तो P1 की वैल्यू रखोगे F1/A1 इक्वल्स टू F2/A2। यहाँ से F1 हमने कितना एक्सर्ट किया है वो पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 और A2 पता है, तो F2 कितना प्रोड्यूस होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। F2 विल बी A2/A1 इंटू F1। अगर पॉइंट 1 पे हम फोर्स लगा रहे हैं F1, तो उसके चलते एक फोर्स प्रोड्यूस होगा F2 जो कि पॉइंट 2 पे होगा, और उसकी वैल्यू होगी A2/A1 इंटू F1। तो इसका यूज कैसे करते हैं, यहाँ पे अगर देखोगे तो एरिया 1 जो है वो एरिया 2 से बहुत ही छोटा है। एरिया 1 क्या है, एरिया 2 से छोटा है। ऐसा लिख सकते हो A2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A1। तो ये जो वैल्यू है A2/A1 ये 1 से ज्यादा आएगा, 1 से ज्यादा आएगा, विच मीन्स F2 इज ग्रेटर देन F1। जो फोर्स यहाँ से प्रोड्यूस होगा F2 दैट विल बी ग्रेटर देन F1। तो जो भी हाइड्रोलिक लिफ्ट है उसमें इसका काम होता है, जैसे अगर यहाँ पे A1 और A2 का रेशियो अगर 10 हो, A2/A1 की वैल्यू अगर 10 हो, तो यहाँ पे फोर्स अगर तुम 10 न्यूटन लगा रहे हो तो जो यहाँ से आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 100 न्यूटन का। तो जो भी हमारा डिजायर्ड प्रॉपर्टी है वो उस एरिया से कैलकुलेट करते हैं। जितना अमाउंट ऑफ फोर्स हमें इंक्रीज करना पड़ता है उतने अमाउंट से एरिया को इंक्रीज करते हैं। अगर ये एरिया और ये एरिया का कंपैरिजन करोगे, अगर ये 10 टाइम्स है तो अगर यहाँ फोर्स लगाओगे 10 न्यूटन, तो फोर्स जो आउटपुट मिलेगा वो इनिशियल फोर्स के या जो तुमने फोर्स अप्लाई किया उसके 10 टाइम्स होगा। अगर 10 न्यूटन यूज कर रहे हो तो फोर्स 100 न्यूटन मिलेगा। ठीक है, तो इसको यूज करके हम कार को लिफ्ट करते हैं या फिर कोई भी हेवी मशीन है उसको लिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो टाइप्स ऑफ प्रेशर। टाइप्स ऑफ प्रेशर में सबसे पहले बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। नंबर 2 एब्सोल्यूट प्रेशर। and number 3 is gauge pressure।
atmospheric pressure, absolute pressure and gauge pressure. हेडिंग लिखना atmospheric pressure, atmospheric pressure, इसको या तो पी एटीएम ऐसे लिखते हैं और पी नॉट लिखते हैं, लिखना atmospheric pressure is defined as atmospheric pressure. Atmospheric pressure is defined as atmospheric pressure is defined as force exerted by atmosphere, force exerted by atmosphere, force exerted by atmosphere, force exerted by atmosphere on on a unit surface area of earth, on a unit surface area of earth, on a unit surface area of earth at sea level, at sea level, at sea level, atmospheric pressure is equal to, at sea level, atmospheric pressure is equal to ATM. Atmospheric pressure is equal to 1 ATM, 1 ATM or 1 ATM or 1.01325 into 10 raised to power 5 Pascal. ठीक है, और 760 mm ऑफ मरकरी। सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है या तो 1 ATM बोलेंगे उसको, या फिर 1.01325 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल, या फिर 760 mm ऑफ मरकरी। ये सी लेवल पे होता है। अगर सी लेवल से हाइट बढ़ेगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग प्रेशर चेंज होगा। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट वन इज एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर लिखना, एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर इज डिफाइंड एज absolute pressure, now it is defined as total pressure, total pressure exerted by total pressure exerted by a fluid, total pressure exerted by fluid at a given point, at a given point, at a given point जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर अगर कैलकुलेट करो किसी भी पॉइंट पे, टोटल आगे देखेंगे कि टोटल प्रेशर का क्या मतलब है, तो टोटल प्रेशर जो होगा उसको एब्सोल्यूट प्रेशर बोलेंगे और इसका यूनिट अगेन पास्कल होगा, या फिर कभी कभी हम इसको मरकरी कॉलम के टर्म में मेजर करते हैं तो मरकरी कॉलम के टर्म में मेजर होगा। थर्ड वन इज गेज प्रेशर, गेज प्रेशर,
लिखना गेज प्रेशर, it is difference between it is difference between it is difference between absolute pressure, it is difference between absolute pressure, it is difference between absolute pressure and and atmospheric pressure, difference between absolute pressure and atmospheric pressure, atmospheric pressure at a given point, at a given point, at a given point, that is P gauge is equal to P absolute minus P ATM. किसी भी पॉइंट पे जो टोटल प्रेशर है उसमें से अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा लोगे, किसी भी पॉइंट पे जो टोटल प्रेशर है उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा लोगे, जो प्रेशर की वैल्यू आएगी उसको गेज प्रेशर बोलते हैं। और जितने भी प्रेशर मेजरमेंट करने वाले डिवाइसेस होते हैं वो गेज प्रेशर रीड करते हैं, और जो प्रेशर वो रीड करेंगे उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर दोगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा। इसको समझने के लिए कंटेनर के हेल्प से समझते हैं। ये फ्लूइड है, ठीक है। अब इस फ्लूइड पे क्या हो रहा है, जो भी टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर के चलते फ्लूइड के हर पॉइंट पे ऊपर जो टॉप सरफेस है उस पर प्रेशर आएगा पी नॉट या फिर पी एटीएम। जो टॉप सरफेस है उसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर अगर है तो इसके ऊपर इस लेयर पे फोर्स लगेगा, और उस फोर्स के चलते जो प्रेशर आएगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर यहाँ का प्रेशर तुम्हें पता है P, ठीक है, इस पॉइंट का प्रेशर, जैसे ये पॉइंट ए है, यहाँ का प्रेशर तुम्हें पता है, मान लो PA, ठीक है। ये क्या है, टोटल प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर PA है, तो अगर गेज प्रेशर निकालना है PGA, दिस विल बी PA माइनस P नॉट। गेज प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर इज इक्वल टू P एब्सोल्यूट या P टोटल माइनस PO, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो P टोटल या P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस P गेज प्रेशर। किसी भी पॉइंट पे अगर एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में P गेज ऐड कर देंगे। ये P गेज हम मेजर कर सकते हैं किसी भी डिवाइस के हेल्प से। कोई भी डिवाइस जो होता है वो गेज प्रेशर मेजर करता है, तो गेज प्रेशर मेजर कर सकते हो। किसी भी पॉइंट पे अगर प्रेशर निकालना है तो गेज प्रेशर मेजर कर लो, और उसमें उस पॉइंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर दो, तो एटमॉस्फेरिक ये गेज प्रेशर ऐड करोगे, टोटल पता चल जाएगा या एब्सोल्यूट पता चल जाएगा। या फिर अगर टोटल पता है तो उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा दोगे तो गेज प्रेशर आ जाएगा। अब देखते हैं जो भी प्रेशर है वो हाइट के साथ कैसे वेरी करता है। देखना नेक्स्ट हेडिंग वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। अगर
फ्लूइड के नीचे जा रहे हो, फ्लूइड के अंदर जा रहे हो, जैसे किसी समंदर में किसी पॉन्ड में डाइव कर रहे हैं, तो जितनी गहराई में जाएंगे, जितना डेप्थ में जाएंगे, प्रेशर उतना ज्यादा लगेगा। तो अगर प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? दो पॉइंट लेंगे यहाँ पे, एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी। इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है एच। ए और बी दो पॉइंट है इन अ गिवन फ्लूइड, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस एच। तो अगर प्रेशर ए पे पता है तो बी पे कैसे निकलेगा, या फिर अगर बी पे पता है तो ए पे कैसे निकलेगा? लेकिन with increase in depth with increase in depth with increase in depth, if density of fluid is constant, with increase in depth, if density of fluid is constant, with increase in depth, if density of fluid is constant, density of fluid is constant, constant, pressure pressure is directly proportional to pressure is directly proportional to pressure is directly proportional to depth, pressure is directly proportional to depth। तो देखो वो क्या रहा कि ए और बी में क्या रिलेशन है, अगर इसका डेंसिटी दिया हुआ, डेंसिटी भी दिया होगा, डेंसिटी रो है। चलो समझते हैं थोड़ा सा। देखो इस फ्लूइड में ना, ये फ्लूइड क्या है, रुका हुआ है। तो रुका हुआ है तो इसमें से एक छोटा सा एलिमेंट काट के निकालना है जो कि सिलिंड्रिकल फॉर्म में। सिलेंडर का जो टॉप सरफेस है वो पॉइंट ए पे है, और जो बॉटम सरफेस है वो पॉइंट बी पे। और सिलेंडर का हाइट कितना होगा, एच। एलिमेंट काटे हैं और देख रहे हैं कि इस एलिमेंट पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, क्योंकि अगर ये फ्लूइड रुका हुआ है, फ्लूइड ये जो कंटेनर में या रेस्ट में है, रेस्ट कहने का मतलब है नेट फोर्स ऑन एनी एलिमेंट इन दिस फ्लूइड, नेट फोर्स ऑन एनी एलिमेंट ऑफ दिस फ्लूइड इज 0। तो नेट फोर्स देखते हैं इस पे कौन कौन सा लग रहा है। जैसे ये जो भी एलिमेंट है ये फ्लूइड का एलिमेंट है, ये पूरा फ्लूइड ही है जो हमने यहाँ से काट के बाहर निकाला। इसको समझने के लिए हमने क्या करा, फ्लूइड का एक छोटा सा एलिमेंट जो कि सिलिंड्रिकल फॉर्म में है उसको बाहर निकाल दिया। तो इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे? पहला फोर्स, इसके ऊपर जो फ्लूइड है, इस कंटेनर के ऊपर जो फ्लूइड है वो फोर्स लगाएगा, और वो कितना फोर्स लगाएगा, पी ए। पॉइंट ए पे देख रहा है इसलिए पी ए। सिमिलरली पॉइंट बी पे एक फोर्स लगेगा। पॉइंट बी पे फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि इसके नीचे जो फ्लूइड है ये उसको ऊपर की तरफ धक्का देंगे, तो पॉइंट बी पे एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, पी बी। ठीक है। थर्ड फोर्स होगा इसका खुद का वेट जो कि नीचे की तरफ लगेगा। अब ये जो भी हमने एलिमेंट काटा लिख सकते हो, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ a cylindrical element of fluid। ऐसा बहुत सारे एलिमेंट काट सकते हो, क्यूब काट लो, मैंने सिलेंडर काटा है, क्यूब फॉर्म में भी काट सकते हो। बस कंडीशन ये होना चाहिए कि एक सरफेस ए से पास होना चाहिए, एक सरफेस बी से पास होना चाहिए, और जो हाइट होगा वो एच के बराबर होगा, जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस।
तो देखो यहाँ जो नेट फोर्स है ना, नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों? फ्लूइड रेस्ट, फ्लूइड एट रेस्ट। तो अगर नेट फोर्स 0 है तो नेट फोर्स कैलकुलेट करोगे, जो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, पी ए माइनस एम जी, या पी ए नीचे की तरफ लग रहा है प्लस एम जी माइनस पी बी बराबर होना चाहिए 0। पी ए और एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, पी बी ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज करोगे तो पी बी माइनस पी ए बराबर किसके होगा, एम जी के। मतलब जो भी प्रेशर लग रहा है तो एरिया भी लाना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स है। तो इसमें मान लो इसका एरिया जो है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए, तो उधर ए से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि फोर्स चाहिए, प्रेशर का हम लोग लिख रहे हैं जो कि गलत है। प्लस एम जी माइनस पी बी इंटू ए इक्वल्स टू 0। ए क्या है तुम्हारा, ए का लिख सकते हो क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है ना, तो फोर्स कैसे निकलेगा, एरिया इंटू प्रेशर, इसे एरिया से इधर मल्टीप्लाई करना, तो इधर एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, एम जी। ठीक है, और मास यहाँ कैसे निकलेगा, अगर इसका डेंसिटी रो, तो मास कितना होता है, एंड उसके बाद का एंड एम इज इक्वल टू रो इंटू भी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट, और हाइट यहाँ एच के बराबर है। मास को लिख सकते हो रो इंटू वॉल्यूम के फॉर्म में, और वॉल्यूम को लिख सकते हो क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट। इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट कर दो। तो सो पी ए पी बी माइनस पी ए इज इक्वल टू रो ए एच इंटू जी डिवाइडेड बाई ए कैंसिल आउट हो जाएगा। पी बी माइनस पी ए जो होगा दैट विल बी रो जी एच। पी बी माइनस पी ए कितना होगा, रो जी एच के बराबर होगा। यानी ए से बी पे जाओगे, ए से बी पे जा रहे हो, तो जो प्रेशर में इंक्रीज आ रहा है दैट इज इक्वल टू रो जी एच। जितने गहराई में जाओगे उतना ज्यादा एच की वैल्यू बढ़ेगी, और उसी के अकॉर्डिंग प्रेशर भी बढ़ेगा। किसी भी दो पॉइंट के बीच का प्रेशर अगर निकालना है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस अगर निकालना है, तो सबसे पहले पता करेंगे उनके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितना है। जैसे इस प्रॉब्लम में वर्टिकल डिस्टेंस इस केस में एच मैंने लिया था, और ए और बी के बीच में जब प्रेशर डिफरेंस निकाला तो रो जी एच के बराबर आया। किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर प्रेशर डिफरेंस निकालना है तो डैट पी बी माइनस पी है, हमने दो पॉइंट ए और बी के टर्म में लिया था, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और डेल्टा पी इज इक्वल टू रो जी एच। तो डेप्थ अगर बढ़ाओगे उसी के अकॉर्डिंग प्रेशर चेंज जो हो रहा है वो इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हो गया। अब इसी को यूज करके हम डिवाइस बनाते हैं, जैसे प्रेशर मेजरमेंट करना होता है किसी भी पॉइंट पे, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम डिवाइस बनाते हैं जो कि प्रेशर मेजर कर लेता है इजीली। ठीक है, जैसे
जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर को हम क्या करते हैं, बैरोमीटर यूज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए। बैरोमीटर का काम क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए, और इसी ये जो प्रॉपर्टी है उसी पे काम करता है। समझते हैं कैसे काम करता है। नेक्स्ट रहेंगे बैरोमीटर। बैरोमीटर, बैरोमीटर होता है क्या, एक कंटेनर होता है, ओपन कंटेनर, इसमें मरकरी फिल करके रखते हैं। इसमें क्या करेंगे, मरकरी फिल करके रखते हैं। ठीक है, पूरे कंटेनर में मरकरी फिल करके रखते हैं। फिर क्या करते हैं, एक ट्यूब लेते हैं। क्या करेंगे, एक ट्यूब लेंगे, इस ट्यूब का एक एंड जो है वो क्लोज कर देंगे। ट्यूब का एक एंड क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, और इस ट्यूब को वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करने का मतलब यहाँ से पूरा एयर सक कर लेंगे। एयर जो होगा वो सक कर लेंगे। एयर सक कर लेंगे ना, तो यहाँ पे कोई अगर एयर नहीं है तो हर जगह जो प्रेशर होगा वो जीरो होगा। ठीक है, होता क्या है कि अगर फ्लूइड है तो प्रेशर आएगा, फ्लूइड नहीं है तो प्रेशर नहीं आएगा। तो इस ये जो ट्यूब है ये इधर से बंद है, इसमें से सक करके एयर पूरा बाहर निकाल लिए और इसको इन्वर्ट करके यहाँ पे ऐसे इंसर्ट कर लिया। अब जब यहाँ पे इसको इंसर्ट करते हैं तो मरकरी का जो लेवल है वो थोड़ा सा राइज हो जाता है। इसमें मरकरी भर जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा डिवाइस है, इसमें ज्यादा कुछ करना होता है। अब देखो ये जो पोर्शन है, ये ओपन है। ओपन मतलब एटमॉस्फेयर को एक्सपोज है। तो अगर एटमॉस्फेयर को एक्सपोज है तो हर पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, पीओ। और यही हमें मेजर करना होता है, पीओ मेजर करना है। और ओरिजेंटल लेवल पे प्रेशर वेरी नहीं करता है अगर फ्लूइड रेस्ट पे है। जैसे पॉइंट ए का प्रेशर, पॉइंट बी का प्रेशर, पॉइंट सी का प्रेशर जो होगा वो सेम होगा। जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर चेंज नहीं करता है अगर फ्लूइड रेस्ट पे है। फ्लूइड इज एट रेस्ट, pressure is same at horizontal level। पास्कल्स लॉ से यही पता चला था। ठीक है, यानी जो प्रेशर है पी ए या फिर पी बी या फिर पी सी, उसकी जो वैल्यू होगी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा पी ओ के। ठीक है, देखो हमने क्या करा था ना, ये जो ट्यूब इंसर्ट करा था, यहाँ पे ट्यूब जो इंसर्ट करा था इसको इन्वर्ट कर रहा था। इन्वर्ट करने से पहले पूरा एयर सक करके निकाल लिया था। एयर सक करके निकाल लिया तो हर पॉइंट पे यहाँ जो प्रेशर था ना वो जीरो हो गया था। यानी इस पॉइंट पे कहीं भी अगर देखोगे तो यहाँ पे प्रेशर जीरो है। यहाँ प्रेशर कितना है, जीरो, और इसको वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट डी है, तो प्रेशर एट डी जीरो होगा। डी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि हमने वहां से एयर सक करके निकाल दिया। अगर एयर सक करके नहीं निकाला होता तो प्रेशर जीरो नहीं होता। ये हाइट एच से राइज हुआ, कितने से राइज हुआ, हाइट एच से। तो जो हाइट एच से राइज हुआ है, अगर पॉइंट डी और बी का रिलेशन देखो,
डी एंड बी का रिलेशन, एंड तुमको पता है कि जो पीबी माइनस पीडी होगा, पीबी माइनस पीडी, पीबी माइनस पीडी कितना होगा, रो जी एच के बराबर। पीबी माइनस पीडी कितना होगा, तो रो जी एच के बराबर, और डी हमें पता है डी की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 है, तो पीबी किसके बराबर हो जाएगा, रो जी एच के बराबर, और पीबी किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। सो पी नॉट या फिर पी एटीएम जो होगा, दैट विल बी रो ऑफ मरकरी इनटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। पी एटमॉस्फेरिक जो कैलकुलेट करेंगे वो होगा रो, रो किसका, मरकरी का, जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच जो है हाइट जो यहाँ पे राइज हुआ, ठीक है, जितना हाइट राइज हुआ है वो इजीली हमें पता चल जाता है कितने का राइज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्केल लगा होता है, ये जो भी ट्यूब है इस पे स्केल लगा होता है, उस स्केल को रीड करके हम एच की वैल्यू यहाँ सीधे पुट करते हैं, एच की वैल्यू पुट करोगे, जी की वैल्यू पुट करोगे और रो की वैल्यू पुट करोगे, तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है किसी भी पॉइंट पे वो बता देगा। जैसे इसी कंटेनर को लेके कहीं भी घूम सकते हो, किसी भी पॉइंट का अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता करना है, तो ये एच जो है ना, जितना हाइट राइज होगा वो डायरेक्टली यहाँ पे जो स्केल लगा होगा उससे पता चल जाएगा, उस स्केल से रीड करके एच की वैल्यू रख देंगे। जी की वैल्यू 9.8, सरफेस पे कहीं भी जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट लेके चलेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग रो ऑफ मरकरी। और जब हम सी लेवल पे जाते हैं, एट सी लेवल, जब सी लेवल पे जाओगे तो एच की जो वैल्यू होती है, एच इक्वल्स टू 760 mm। सी लेवल पे जाओगे तो एच की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है 760 mm, और ये वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे, ये वैल्यू जब यहाँ पुट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रेशर आता है PATM, जो मैंने अभी बताया 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। ये जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी मरकरी का होता है 13600 kg पर मीटर। हो गया, हाँ सर हो गया। चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो, टाइप्स ऑफ फ्लो। टाइप्स ऑफ फ्लो, प्रेशर हाइट के साथ कैसे चेंज होता है ये सब बता चुके हैं, जो भी प्रेशर में वेरिएशन है वो बता चुके हैं। अब बात करेंगे जब फ्लूइड फ्लो होगा, अभी तक जो बात कर रहे थे उसमें फ्लूइड रेस्ट में था, और रेस्ट में फ्लूइड है, तो प्रेशर में जो भी चीजें आ रही थी जैसे हाइट के साथ वेरिएशन, या फिर जो हमने पास्कल लॉ पढ़ा था उसका यूज, वो सब जो फ्लूइड रेस्ट में रहता है वो पढ़ते हैं। अब बात करेंगे जब फ्लूइड फ्लो होगा तो टाइप्स ऑफ लिखना, there are two types of flow, there are two types of flow, there are two types of flow, number one laminar flow और streamline flow। laminar flow और streamline flow। number two is
टर्बुलेंट फ्लो, लैमिनार फ्लो या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोलते हैं उसको, और सेकेंड वन इज टर्बुलेंट फ्लो। बारी बारी से बात करेंगे कि लैमिनार फ्लो क्या होता है या फिर टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। लिखना, हेडिंग लिखो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो और लैमिनार फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो और लैमिनार फ्लो दोनों सेम चीज है। देखना इसमें, in this type of flow, in this type of flow, in this type of flow, fluid layer, fluid layers, in this type of flow, fluid layers, fluid layers move with respect to each other. Fluid layers move with respect to each other, move with respect to each other smoothly, 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 without intermixing, without intermixing, without intermixing, full stop. During this type of flow, during this type of flow, during this type of flow, fluid, fluid, fluid flow in the shape of, fluid flow in the shape of, fluid flow in the shape of, in the shape of pipe, fluid flow in the shape of pipe and 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 direction of flow, या ऐसे लिखना, and tangent at any point, ऐसे लिखना, and tangent at any point, and tangent at any point, any point gives the velocity, gives the velocity, tangent on any point gives the velocity, velocity with which fluid is flowing, with which fluid is flowing. लैमिनार में सबसे पहला काम क्या होगा कि फ्लूइड लेयर जो होते हैं वो इंटरमिक्स नहीं होते, फ्लूइड का जो भी लेयर है वो इंटरमिक्स नहीं होगा, एक दूसरे के ऊपर स्मूथली फ्लो होगा। ठीक है, जैसे जो भी फ्लूइड फ्लो होता है ना, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर से मूव करता है। ठीक, तो जब इस टाइप का फ्लो होगा लैमिनार फ्लो, ये लेयर ये लेयर ये लेयर ये लेयर स्मूथली एक दूसरे के ऊपर मोशन करेंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये है कि अगर लैमिनार फ्लो हो रहा है तो जो भी फ्लूइड है वो जो पाइप है उसके, उसका जो डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग फ्लो करेगा। जैसे अगर सर्कुलर पाइप लिए हो तो जो लेयर्स होंगे वो इस तरीके से अरेंज रहेंगे। इसमें कहीं भी अगर चेंज आए, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे कर्व है, तो फ्लो ऐसा होगा कि इस कर्व को भी फॉलो करेगा, जो भी शेप में अगर चेंज हुआ उसको फॉलो करेगा। ठीक है, इस टाइप के फ्लो को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिर लैमिनार फ्लो। और किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट डालोगे, जैसे इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट डाला, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी वो पता चल जाएगा।
नेक्स्ट लिखो, टर्बुलेंट फ्लो। सेकेंड वन इज टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो लिखना है, इन दिस टाइप ऑफ फ्लो, इन दिस टाइप ऑफ फ्लो, in this type of flow, in this type of flow, intermixing of intermixing of intermixing of fluid layers takes place. In this type of flow, intermixing of fluid layers takes place takes place ठीक है। sometimes sometimes fluid layers does not take, that do not take, sometimes fluid layers do not take shape of the pipe, do not take shape of the pipe, do not take shape of the pipe। इसमें क्या होता है, जैसे ये एक पाइप है, यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो अगर लेयर बाय लेयर फ्लो हो रहा है और जो शेप है फ्लूइड का वो पाइप के शेप में है, तो उसको हम क्या बोलते थे, लैमिनार बोलते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई डिस्टर्बेंस आया तो जो लेयर होते हैं वो इंटरमिक्स होने लगते हैं एक दूसरे में, कुछ इस तरीके का फ्लो होगा, इंटरमिक्स होकर के फ्लो हो रहा है, या फिर ऐसा होगा कि पीछे जाए फिर आगे जा रहा है, एक लेयर में दूसरा लेयर उसके ऐसे पार हो रहा है, तो इस टाइप का जो फ्लो होता है उसको हम टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। कोई भी जिगजैग पाथ बना लो जिसमें एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्मूथली ग्लाइड नहीं कर रहा है, इंटरमिक्स होके फ्लो हो रहा है, तो ऐसे फ्लो को हम टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। और इसमें जरूरी नहीं है कि जो फ्लूइड है वो पाइप का शेप लेकर के चलेगा। हो गया, नेक्स्ट लिखो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखना है इसमें, अंडर स्टेडी फ्लो, अंडर स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो का मतलब होता है प्रॉपर्टीज डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर फ्लूइड की प्रॉपर्टीज जैसे डेंसिटी, वेलोसिटी, प्रेशर टाइम के अनुसार चेंज नहीं हो रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इस टाइप के फ्लो को स्टेडी फ्लो बोलते हैं। तो अंडर स्टेडी फ्लो, अंडर स्टेडी फ्लो इक्वल अमाउंट ऑफ equal amount of fluid, equal amount of fluid, equal amount of fluid passes through equal amount of fluid passes through any given cross section, passes through any given cross section, passes through any given cross section of a pipe, passes through any given cross section of a pipe, ठीक है, किसी भी क्रॉस सेक्शन से, जैसे ये एक पाइप है, ठीक है,
पाइप का यहाँ का क्रॉस सेक्शन और यहाँ का क्रॉस सेक्शन, दो हमने क्रॉस सेक्शन लिया, ये क्रॉस सेक्शन 1, ये क्रॉस सेक्शन 2। तो अगर स्टेडी फ्लो हो रहा है, स्टेडी फ्लो होने का मतलब प्रॉपर्टीज टाइम के अनुसार चेंज नहीं होगी, तो जितना फ्लूइड यहाँ से पास होगा उतना ही फ्लूइड इधर से भी पास होगा। मतलब अगर यहाँ से मास 1 जा रहा है तो इधर से मास कितना जाएगा, उतना ही जाएगा। मतलब m1 और m2 की वैल्यू क्या होगी, सेम, दैट इज m.1 m.2। डॉट इसलिए लगा रहे हैं कि फ्लो हो रहा है, फ्लो के केस में मास को नहीं देखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास देखते हैं, इधर से कितना मास इधर फ्लो करके गया। m डॉट का मतलब है मास फ्लो रेट, मतलब यहाँ से जो मास एंट्री करेगा t टाइम में, उतना ही मास यहाँ से बाहर निकलेगा t टाइम में। तो m1 डॉट इज इक्वल टू m2 डॉट, इसका मतलब है डेल्टा m बाई डेल्टा टी, फिर डेल्टा m2 बाई डेल्टा। आप समझते हैं? जैसे अगर यहाँ का एरिया 1 है और यहाँ का एरिया 2 है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 1 और इस पॉइंट का क्रॉस सेक्शन एरिया 2 है, ठीक है। तो ये जो मास है ना, मास को कैसे लिख सकते हो, मास को लिख सकते हो रेंज रो इनटू वॉल्यूम के फॉर्म में। तो वॉल्यूम होगा एरिया 1 का लिख रहा है A1 इनटू लेंथ, ठीक है। तो लेंथ L1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, या फिर रो इनटू A2 L2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब यह समझना है, यहाँ लेंथ तो कुछ है नहीं, ठीक है, फिर लेंथ लिख रहा है क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाएगा वेलोसिटी में। यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है v1 और यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है जिसको v1 कह रहा है, v1 और v2 दो वेलोसिटी है। तो लेंथ अपॉन टाइम जो होगा, लेंथ अपॉन टाइम, यहाँ पे ऐसा कुछ लेंथ है नहीं, लेकिन लेंथ अपॉन टाइम जो है ना उसको हम वेलोसिटी के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो टर्म आएगा होगा रो A1 v1 इज इक्वल टू रो A2 v2। मास को हमने इस फॉर्म में लिखा, रो इनटू वॉल्यूम के फॉर्म में, वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ, या फिर यहाँ एरिया इनटू लेंथ। तो लेंथ डायरेक्टली यहाँ नहीं दिख रहा है, तो इसलिए उसको कन्वर्ट किस में करा, वेलोसिटी के टर्म में। लेंथ बाई टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, इसलिए इसको कन्वर्ट कर दिया। अगर डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा, रो रो कैंसिल आउट हो जाएगा, A1 V1 बराबर होगा A2 V2 के, और इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताता है कि सारे क्रॉस सेक्शन से अंडर स्टेडी स्टेट या अंडर स्टेडी फ्लो जो फ्लूइड फ्लो होगा वो इक्वल अमाउंट में होगा। तो यहाँ की वेलोसिटी, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ की वेलोसिटी, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। A1 क्या है, A है क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसमें 1 लगा दोगे तो 0.1 का क्रॉस सेक्शन एरिया, 2 लगा दोगे तो 2 का क्रॉस सेक्शन। ये जो है वो है वेलोसिटी एट द गिवन क्रॉस सेक्शन। V1 मतलब वेलोसिटी एट 0.1, V2 मतलब वेलोसिटी एट 0.2। चलो तो फिर अभी के लिए इतना ही, बाकी जो बचा है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।